डीएसपी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी नौकरानी को गुस्से में आवाज़ लगाई। तभी घबराई हुई नौकरानी ट्रे लेकर अंदर आई, लेकिन अचानक उसके हाथ से नाश्ते की ट्रे फिसल गई और डीएसपी के कपड़े गंदे हो गए। डीएसपी गुस्से में पागल हो उठा और नौकरानी की चोटी पकड़ ली और सबके सामने उसके सिर के सारे बाल काट डाले। बेचारी औरत रोती हुई घर पहुंची तो उसका 15 साल का बेटा आर्यन अपनी माँ को इस हाल में देखकर सन्न रह गया। उसने कांपते हाथों से अपनी माँ के कटे हुए बाल समेटे और एक संदूक में छुपाकर रख दिए, और फिर कई सालों के बाद उसने वह बाल संदूक से निकाले और फिर उन बालों को लेकर आर्यन के 12वीं क्लास के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। हालांकि वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसके घर के लड़ाई झगड़े उसकी पढ़ाई में रुकावट बनते थे। इसीलिए एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप पिताजी से लड़ाई झगड़ा ना किया करो, घर का माहौल ठीक रहे, क्योंकि मैं अच्छी पोजीशन लाना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे माता पिता हैं, आपके लिए मेरे दिल में इज्जत है। बस मेरे दिल की इच्छा यही है कि मुझे ऐसा माहौल मिल जाए कि मैं आराम से तैयारी कर सकूं। लेकिन पिताजी सुबह सुबह झगड़ा करके ही घर से निकलते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। तब भी आप दोनों बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह सुनकर सरोज अपने बेटे से कहने लगी, काश तुम्हारे पिता ऐसे ना होते। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही यह सब कुछ चल रहा है। पर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आज तुम्हारे पिता जैसे ही घर वापस लौटेंगे मैं उनसे बात करूँगी। आर्यन माँ की बात सुनकर परेशान हो गया और माँ से कहने लगा, अगर पिताजी ने लड़ाई शुरू कर दी और आपको मारा तो? फिर माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं उन्हें समझाऊंगी। उम्मीद है शायद वह मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आर्यन तो जानता भी नहीं था कि उसका पिता क्या काम करता है, और उसकी माँ ने भी उससे ये बात छुपाई थी। हालांकि एक बार आर्यन ने अपनी माँ से पूछा भी था, लेकिन सरोजनी आर्यन से झूठ बोल रही थी कि तुम्हारे पिता एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हैं। और ये सच्चाई भी थी कि जितेंद्र एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसकी हरकतों के कारण से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। सरोज जानती थी कि उसके पति की नौकरी उसके घर के लिए कितनी ज़रूरी है, खासकर उसके बेटे की पढ़ाई के लिए। इसीलिए वह अपने बेटे की खातिर एक बार फैक्ट्री के मालिक के घर खुद गई थी, ताकि वह जितेंद्र को दोबारा नौकरी पर रख लें। लेकिन सेठ जी ने गुस्से में सरोज से यही कहा था कि उसे दोबारा इस नौकरी पर रखना खतरे से खाली नहीं। रात के अंधेरे में वह फैक्ट्री से माल चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और अगर कैमरे में तुम्हारे पति की रिकॉर्डिंग ना होती तो हम अभी तक चोर को पकड़ने में नाकाम रहते। सरोज बेचारी बहुत परेशान थी। वह भी कपड़े सीकर घर के खर्च पूरे कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब उसके पति की नौकरी ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए उसकी परेशानी बढ़ गई थी। उसने अपने पति से यही कहा, मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लो। वह इस घर के हालात अच्छी तरह जानता है। वह पढ़ना चाहता है, हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता है। जिस पर पति जितेंद्र ने अपनी पत्नी को जली कटी सुनानी शुरू कर दी और कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को रोका है क्या कि वह ना पढ़े? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो वह मुझे दोबारा नौकरी पर नहीं रखेंगे। मैं किसी दूसरी नौकरी की तलाश में हूँ। सरोज अपने पति से कहने लगी, बात नौकरी की नहीं है, वह तो आपको दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन परेशानी आपके व्यवहार और चरित्र की है, जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही। आप जहाँ भी काम करते हो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर कर देते हो जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। फैक्ट्री से पहले भी एक शॉपिंग मॉल में आप नौकरी करते थे, वहाँ से भी आपको निकाल दिया गया। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल की चौकीदारी आपके हिस्से में आई, लेकिन वहाँ भी आपकी नौकरी नाकाम हुई। प्रिंसिपल को लोगों की इतनी शिकायतें मिली कि उसने आपको उस नौकरी से निकाल दिया। जितेंद्र ने पत्नी के मुंह से जब ये सारे शब्द सुने तो उसे बालों से पकड़ा और कहा कि ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों की खातिर, इस घर की खातिर मैंने बहुत कमा लिया। अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम नौकरी तलाश करोगी।
और उसका बंदोबस्त मैं ही करूँगा। तब तुझे पता चलेगा कि घर से बाहर जाकर कैसा काम करना पड़ता है। सरोज पति की ये बात सुनकर मायूस हो गई। उसे पता था कि उसका पति इतनी आसानी से कहाँ उसकी बात मानेगा। वह उन लोगों में से नहीं जो अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं। वह तो एक नशेड़ी आदमी है, उसे तो अपने मनमर्जी करनी है। सरोज को वह दिन याद आने लगा जिस दिन उसकी शादी हुई थी। वह अपने पिता को बुरा भला कह रही थी, जिनने जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी एक नशेड़ी आदमी से कर दी थी। सरोज को जितेंद्र के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। उसने लोगों से सुन रखा था कि वह लड़का एक नशेबाज है और नशे का आदी है। इसके अलावा बहुत सारे गैर कानूनी काम भी करता है। कई बार जेल भी रहकर आ चुका है और फिर बाहर आ जाता है, क्योंकि जितेंद्र के ग्रुप वाले जो लोग हैं वह उसे जेल से रिहाई दिला लेते हैं। ये सब काफ़ी समय से चल रहा था। वह जेल के अंदर 1-2 रातें गुजार कर भी वापस आ जाता और अब तो वह जेल जाने का आदी हो चुका था। बेचारी सरोज घर बैठी थी जब उसका भाई उससे मिलने आया। सरोज ने जैसे ही अपने भाई को देखा तो अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन उसके भाई के तेवर ही अजीब थे। वह बड़ा गुस्से में लग रहा था। सरोज ने अपने भाई से कहा, भाई सब ठीक तो है, क्या हुआ? इस पर वह कहने लगा, अजीब औरत हो तुम। मोहल्ले वाले जितेंद्र के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं तो खुद उसे जानता था और मैंने ये भी तुमसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो इस इंसान से अलग हो जाओ, लेकिन तुम यही कहती हो कि आर्यन की वजह से मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैं आर्यन को बेघर नहीं करना चाहती। नशा करने के अलावा भी तुम्हें पता है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मुझे इस बात का विश्वास नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त खुद मुझे उसके पास ले गया, एक ऐसे अड्डे पर जहाँ ये सारे गलत काम होते हैं, और मैं खुद अपनी आंखों से जितेंद्र को देख कर आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहता था, लेकिन सच पूछो तो मेरे दिल में आया कि मैं उसे वहीं पीटना शुरू कर दूँ और जान से ही मार डालूँ। लेकिन तुम्हारे और आर्यन के कारण मैं चुप हो गया और वहाँ से चला आया। ये बात सुनकर वह खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आंसू साफ करते हुए बोली, भाई आप जैसा ठीक समझें, मुझे आपके घर जाने में कोई आपत्ति नहीं। बस मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन उसका भाई यही कह रहा था, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा और दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सरोज बेचारी क्या करती, उसका भाई सही बात कह रहा था। इसीलिए उसने अपने भाई के लिए चाय बनाई और कहा कि आर्यन स्कूल गया हुआ है, वह जैसे ही घर आएगा तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। सच पूछिए तो मैं भी अपने पति के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी और जानती हूँ कि यह किन कामों में लगा रहता है, लेकिन जहर का घूंट पी लिया, यह सोचते हुए कि आर्यन पढ़ रहा है, कल को ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा सहारा बनेगा और अपने पिता को भी समझाएगा। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसीलिए उसे पढ़ाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। सरोज सोच रही थी। आर्यन जैसे ही स्कूल से वापस आया, उसने देखा कि उसके मामा घर आए हुए हैं। उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, मामा से आशीर्वाद लिया और उसके बाद उसके मामा ने कहा, चलो बेटा तैयार हो जाओ और मेरे साथ हमारे घर चलो। अपने मामा की बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया। वह कभी अपनी माँ की तरफ देखता तो कभी अपने मामा की तरफ। अंत में उसने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ हम क्यों जा रहे हैं? इस पर उसकी माँ ने झूठ बोलते हुए कहा, विकास के गांव में एक शादी है, हमें उस शादी में जाना है, इसीलिए तुम्हारे मामा मुझे लेने आए हैं। आर्यन को अब भी अपने पिता की चिंता थी और पिताजी। सरोज ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी की वजह से तुम परेशान ना हो, वैसे भी वह घर खाना कम ही खाते हैं और बाहर ज़्यादा। वह होटल पर खाना खा लेंगे। इसके बाद सरोज अपने भाई विकास के साथ उसके घर चली गई। सरोज और उसके बेटे आर्यन को आया देख विकास की पत्नी ने नाक मुंह बनाने शुरू कर दिए। सरोज बेचारी मजबूर थी, वह क्या कर सकती थी।
खामोशी से जाकर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गई। तभी विकास की पत्नी ने विकास को अंदर कमरे में बुलाया तो पति से अकेले में कहा, आपने क्या किया? क्या हमारे हालात ऐसे हैं कि हम इन माँ बेटे को अपने साथ रख सकें? जिस पर विकास ने अपनी पत्नी से कहा, जुबान बंद करो, आगे से मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरी बहन का मेरे घर में रहना तुम्हें पसंद नहीं तो तुम भी अपने मायके चली जाओ। विकास के तेवर देखकर उसकी पत्नी चुप हो गई, लेकिन दिल ही दिल में वह जल रही थी। सरोज से ना उसने बात की, ना ही सरोज के बेटे आर्यन से किसी तरह की कोई बात की। वह उन्हें बोझ समझ रही थी और उनके आते ही ये सोचने लगी कि आखिर किस तरह से इन दोनों माँ बेटे को घर से निकाला जाए। इधर जितेंद्र जैसे ही घर में आया तो उसने देखा कि सरोज और उसका बेटा घर में नहीं है। वह काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा और यही सोचता रहा कि वह बाज़ार गई होगी कोई सौदा लेने और बेटा भी उसके साथ गया होगा। लेकिन फिर जब काफ़ी देर तक वह माँ बेटे घर में नहीं आए तो जितेंद्र अपने पड़ोसियों के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसका पड़ोसी घर से बाहर आया और उसने पूछा, मेरी पत्नी और बच्चा घर में नहीं है, क्या तुम्हें पता है? उस पर पड़ोसी की पत्नी ने बताया कि सरोज को उसका भाई अपने साथ ले गया है और साथ साथ ये भी कहा कि जितेंद्र को हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। जितेंद्र ने जब ये सुना तो उसके दिल में आग लग गई। वह गुस्से से पागल हो उठा। फिर उसके बाद वह अपनी पत्नी को लेने उसके गांव पहुंच गया। बिना पूछे ही वह विकास के घर में अंदर चला गया। उस समय विकास घर में नहीं था, जबकि उसकी पत्नी सरोज बर्तन धो रही थी और उसका बेटा आर्यन छत पर पड़ रहा था। वह उधर ही अपनी पत्नी सरोज को देखकर गुस्सा हो उठा और कहने लगा, ओह तो अच्छा, यहाँ नौकरानी बनकर आई हो, मुझे छोड़कर अपने भाई का काम कर रही हो। जबकि उसने वहीं अपनी पत्नी सरोज को पीटना शुरू कर दिया। आर्यन ने जब ये देखा कि उसके पिता उसकी माँ को मार रहे हैं, जबकि उसकी मामी खड़ी तमाशा देख रही है, जैसे उसे इस सब में मज़ा आ रहा है। आर्यन भागता हुआ छत से उतर आया और अपने पिता के सामने खड़ा होकर बोला, पिताजी, मेरी माँ को मत मारो, वह अपने भाई के कहने पर यहाँ आई हैं। मामा आ जाएंगे तो माँ आपके साथ चली जाएगी। लेकिन वह गुस्से में अपने बेटे को भी चिल्लाने लगा, मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? फिर वह अपनी पत्नी सरोज को घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया। मोहल्ले की औरतें अपने घरों से झांककर सरोज का बुरा हाल देख रही थी। वह बेचारी कमज़ोर थी, मर्द की ताकत का सामना कर नहीं सकती थी। बस बेचारी वह तो पति के सामने बार बार हाथ जोड़े विनती कर रही थी, क्यों सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो? मेरे भाई को आने दो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। पर ऐसा मत करो। लेकिन वह तो जैसे पागल हो चुका था। मारते हुए वह सरोज को वापस घर की ओर ले जा रहा था। आर्यन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। आर्यन अपनी माँ को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी जितेंद्र ने आर्यन को ज़ोर से धक्का दिया तो वह दूर जाकर गिर पड़ा और उसका सर दीवार में जा लगा। सरोज ने जब ये देखा तो वह आर्यन की तरफ भागने लगी, लेकिन जितेंद्र ने तो उसे पकड़ा हुआ था और उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से मरोड़ दिया। अब सरोज से सहन नहीं हुआ। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ जितेंद्र के मुंह पर दे मारा। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दुनिया उनका तमाशा देख रही है। वह अपने बेटे की तरफ भागी, उसको उठाया। इस सब के बीच वह देख रही थी कि उसके भाई की पत्नी चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है। लेकिन सरोज ने सोच लिया कि जब इंसान का वक्त ख़राब होता है तो ऐसा ही होता है। कुछ लोग अपने बस नाम के लिए ही होते हैं। अभी वह अपने बेटे को उठा ही रही थी, इतनी देर में उसका भाई वहां आ गया। शायद उसको किसी ने खबर दी थी कि तुम्हारे घर पर झगड़ा हो रहा है। उसने आते ही सीधे जितेंद्र का गिरेबान पकड़ा और उसको मारने लगा। जितेंद्र और विकास दोनों के बीच हाथापाई हो रही थी, लेकिन सरोज अपने भाई को मना करने लगी और फिर अपनी कसम देते हुए बोली कि छोड़ दो इन्हें। विकास ने कहा, अब तू इस आदमी के साथ कभी भी नहीं रहेगी, तू अंदर जा, इसे तो मैं अभी पुलिस के हवाले किए देता हूँ। तभी जितेंद्र ने जोर से सरोज का हाथ पकड़कर अपने नज़दीक लाकर कहा, अगर अपने भाई की ज़िंदगी चाहती है ना तो मेरे साथ चल। तुझे तो पता ही है कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ। मैं अपने आदमियों से
तेरे भाई को यहीं इसी गली में ही ख़त्म करा दूंगा और तुम सब कुछ भी नहीं कर पाओगे। सरोज जानती थी कि अगर उसका पति कह रहा है तो वह ऐसा करने में चूकेगा नहीं। उसने अपने भाई के आगे हाथ जोड़े और कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जैसे तैसे अपना समय पूरा करूँगी, तुम मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। ये कहकर सरोज आर्यन का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ निकल गई। उसका भाई विकास चुपचाप अपनी बहन को जाता देख रह गया। लेकिन अब सरोज ने सोच लिया था कि उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी। तो आज की ये कहानी अभी यहीं तक। आगे की कहानी देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वह मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे मुझे अच्छे व्यूज़ मिल सकें। प्लीज़ हेल्प मी। तो फिर मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। अगला भाग बहुत मज़ेदार होने वाला है, ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।